एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले तो मैं सॉरी जो सक्षम की फैमिली है, स्पेशली रमेश नेगी जी, फैजुल्ला जी, इन सब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उन्होंने हमें आमंत्रित किया है यहाँ पे आप सबके बीच में। हम सभी को पता है दैट ऑटिज्म लाइक अप्रैल का महीना जो है, हम जो पूरा मास जो है सेलिब्रेट करते हैं ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए। सो कहीं ना कहीं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटिज्म, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में अवेयरनेस, हमारी जागरूकता जो है होना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल सेशन। शिवाली मैम ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको बताया है रफली अबाउट व्हाट ऑटिज्म इज। तो ऑटिज्म की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैम ने बोला, इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जिसमें कि हमारे ब्रेन के उन हिस्सों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसमें कि हमारे जो सोशल बिहेवियर है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, डेली लिविंग स्किल्स हैं, वहां पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ जाते हैं। और ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं या तो हाइपर रिएक्टिविटी शो करते हैं या हाइपर रिएक्टिविटी शो करते हैं टू सेंसरी स्टिमुलस। सो आज जो दोस्तों मैं आप सबके साथ बात करने जा रही हूँ, मेरा जो फील्ड है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। और पिछले 40 साल से हमारी संस्था अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें यही कोशिश रही है दैट जो कि आजकल बोला जाता है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। सो हमारी कोशिश यही रही है कि हम क्रॉस डिसेबिलिटी के जो हमारे बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से लेकर आए कि वो एक अभिन्न हिस्सा बन पाए हमारे एजुकेशन सिस्टम का एंड लेटर ऑन सोसाइटी का। सो आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों, वो इस जर्नी में व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटिज्म, उसको लेके जो धारणाएं हैं सोसाइटी में और जो मिथ है और जो फैक्ट है, उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी आपसे। और दोस्तों जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ऑफ 21 इयर्स, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन स्किल में जो हमारे इंडिविजुअल्स ऑन द स्पेक्ट्रम हैं, उनके बिहेवियरल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स में कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में जो अपना एक स्थान है, जो एक रोल है, वो उस तरीके से निभा नहीं पाते हैं। So when I talk about autism, I came across a very beautiful explanation that was given about autism. AUTISM. So A, always; U, unique; T, totally; I, interesting; S, sometimes; M, mysterious. So when we talk about autism, it is always unique, totally interesting, sometimes mysterious. When we say always unique, जैसे कि शिवाली मैम ने भी पहले कहा, when we talk about our individuals on the spectrum, when we talk about individuals who have autism, it's a very common saying that it says when we meet one person with autism, it is only one person with autism. जब हम एक individual की बात करते हैं with autism, no two people with autism are the same. So they are always unique in their behavior, in their characteristics, in their strengths, and in their challenges. And that is what makes them totally interesting and also sometimes mysterious. So ये बहुत ही प्यारी तरीके से autism को मैंने कहीं पढ़ा था, explain किया था. I thought I will share this with you. Always unique, totally interesting, sometimes mysterious. हम आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने when we talk about persons on the spectrum, when we talk about our individuals with autism, उनके सही आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं। हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। वी आर ड्यू फॉर अनदर सेंसस एंड होपफुली इस सेंसस में कहीं ना कहीं हमारे सामने सही आंकड़े आने चाहिए। पर जो रफ एस्टिमेट हमारे सामने है वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ एवरी 10,000 चिल्ड्रन इन इंडिया, 23 are children on the spectrum. 23 are children who have autism. और दोस्तों ये एक रफ एस्टिमेट है। जब हम रफ एस्टिमेट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है, ये कंडीशन जो है बाकी कंडीशंस के अंदर छुप जाती है, ठीक तरीके से या तो डायग्नोस नहीं हो पाती है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। सो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे सामने सही आंकड़े नहीं अभी तक आ पाए हैं। होपफुली बहुत जल्दी नए सेंसस के साथ आने चाहिए। Talking about my experience that I would like to share with you, कुछ फैक्ट्स और मिथ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सच्चाई क्या है और उसके बारे में हमारी सोसाइटी में धारणा क्या है। तो सबसे पहला जो मिथ है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे जब पेरेंट्स भी आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म, तो कहीं ना कहीं ये धारणा होती है दैट ऑटिज्म इज अ डिजीज,
ये कोई बीमारी है। तो दोस्तों ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जहां पे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की एबिलिटी टू कम्युनिकेट, इंटरैक्ट विद अदर्स, सोशलाइज विद अदर्स, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो जाती है। और जैसे शिफाली मैम ने कहा, इसके कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक जो कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। सो एक्चुअल रीजन फॉर ऑटिज्म जो अभी है उसके बारे में रिसर्च चल रही है, बट डेफिनेटली अगर हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ अगर ये कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, इट इज जस्ट अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि शिफाली मैम ने बहुत अच्छे तरीके से अभी आप सबको बताया। दूसरा जो है मिथ, जो धारणा है, इसको बताने से पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ इंसिडेंट शेयर करूंगी। मैं अमर ज्योति में बैठी हुई थी और एक पेरेंट आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैम अगले 15 दिन तक बच्चा स्कूल नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमें एक होम्योपैथ के पास जाना है जिसने कहा है कि हमारे बच्चे के ऑटिज्म के लिए वो मेडिसिन देगा और उसका ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। तो दूसरी जो धारणा है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मिथ है वो ये है कि ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड विथ मेडिसिन। ऑटिज्म फ्रेंड्स इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, और ये कंडीशन का आज की तारीख में अभी कोई क्योर नहीं है। हाँ, उससे एसोसिएटेड जो कंडीशंस हैं उसको हम मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, विच माइट बी एपिलेप्सी, विच माइट बी समथिंग लाइक इवन एज सिमिलर स्मॉल एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जो कि कई ऑटिस्टिक बच्चों में होती है। उसके लिए मेडिसिन के द्वारा जो एसोसिएटेड कंडीशंस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर दोस्तों ऑटिज्म को क्योर करने की दवाई अभी नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं धारणा जो है इसको हटाने के लिए और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम सभी को मिलके इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तीसरा जो मिथ है, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि अगेन दिस इज समथिंग दैट केम इन फ्रंट ऑफ मी ड्यूरिंग माय इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स। और इस मिथ का कहीं ना कहीं श्रेय अगर जाता है तो वो हमारी सिनेमा को जाता है। आप सबने कोई मिल गया देखा होगा, उसमें ऋतिक रोशन जी को देखा होगा कि भाई वो ऑटिस्टिक है बट वो जीनियस है। सो एक ये मिथ है कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑन द स्पेक्ट्रम है तो वो या तो बहुत जीनियस होएगा या इंटेलेक्चुअली बिल्कुल ही चैलेंज होएगा या उसके बहुत सारे इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस होंगे। तो ये मिथ बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि like I said earlier, when you meet one person with autism, you have met only one person with autism. It is not necessary कि वो इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के जैसा ही होगा. They are always different, and that is a fact. So it is not as if they are either geniuses only or they have a lot of intellectual challenges. Each person on the spectrum has different abilities, has different challenges. They might be good in a certain area and there might be a lot of challenges in the other area. All we need to do is to understand them. और इसी से रिलेटेड है चौथा मिथ, जो कि है सोसाइटी में और कई बार पेरेंट्स में भी, और कई बार जो उस स्पेक्ट्रम के जो बच्चे आसपास के जो इंडिविजुअल्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में भी रहता है कि जो इंडिविजुअल विद ऑटिज्म है, they do not like to have friends and they want to be alone. No, my dear friends, that's not a fact. The fact is that we do not understand them, and that is why our individuals on the spectrum are not able to make friends. एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे मैंने शुरू में कहा, a lot of persons on the spectrum are either hyperactive or hypoactive to stimulus, to sensory stimuli, which could be certain colors, which could be certain sounds, which could be certain situations. A lot of times when the individual on spectrum, जब हम बात करते हैं autistic individuals की, अगर उनके रूटीन में हम थोड़ा सा भी बदलाव लाते हैं तो उनका रिएक्शन जो होता है कई बार बहुत स्ट्रांग होता है। So what we have to do is we have to understand the person on the spectrum. We have to understand the child on the spectrum कि उनको किस चीज से परेशानी होती है. It could be colors, it could be sounds, it could be situations. And when you are able to understand them, they definitely want to make friends. They definitely want people who can understand them. तो जो चौथा myth है that individuals with autism like to be alone, they don't want friends, ये जो है ये धारणा सही नहीं है। सच्चाई ये है कि हमें उनको ठीक से समझना चाहिए।
एक पांचवा जो धारणा है जो कि हमारे सामने दिस केम ड्यूरिंग माय इंटरेक्शन विद अ मेडिकल टीम, उनका ये था कि बहुत सारे और ये बहुत टाइम की बात है कि एमएमआर के जो वैक्सीन थे उसकी वजह से ऑटिज्म की कंडीशन जो है वो आई। और इस धारणा का जो कारण था वो एक रिसर्च था जिसमें कि ये कहा गया कि एमएमआर की वैक्सीन से कहीं ना कहीं ऑटिज्म प्रेवलेंस जो है वो बढ़ा है। जब हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और अदर इंस्टीट्यूट्स ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो इट केम टू द फ्रंट कि वो जो रिसर्च थी वो बिल्कुल ही गलत थी और वो मेडिकल लाइसेंसेस भी उनके विड्रॉ कर लिए गए थे। तो दोस्तों, एमएमआर की वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म होना, इसका कोई भी पुष्टिकरण नहीं है और ये धारणा जो है ये गलत है। छठी जो है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मिथ है ऑटिज्म से रिलेटेड विच ड्यूरिंग माय जर्नी आई हैव एक्सपीरियंस एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। जो छठी जो धारणा है जो कहीं ना कहीं हमारे सामने आई थी, दैट कहीं ना कहीं लोग आते हैं बोलते हैं अरे बाप रे, ऑटिज्म तो एक एपिडेमिक बन गया है, अब तो सब जगह ऑटिज्म सुनाई दे रहा है, अब तो सब जगह बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ऑटिज्म की, सो इट इज स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक। No, my dear friends, autism is not spreading like an epidemic. Definitely, there is more awareness about autism. Definitely, where diagnoses are concerned, where assessments are concerned, there has been a lot of change and there has been, I would say, awareness about the condition called autism spectrum disorder. So कहीं ना कहीं हम ये सोचें कि जी ये तो एपिडेमिक के जैसा फैल रहा है, ये बिल्कुल मिसलीडिंग है और इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई डेफिनेटली ये है कि हाँ अवेयरनेस बढ़ी है, हाँ हमारे असेसमेंट करने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि कहीं ना कहीं शायद अब जो सेंसस आएगा उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि सही आंकड़े जो हैं वो जरूर हमारे सामने आएंगे। सातवां जो मिथ है, जो धारणा है दोस्तों, जैसे कि शिवाली मैम ने भी कहा, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास बोलते हैं हम शायद अच्छे पेरेंट्स नहीं थे, दैट बैड पेरेंटिंग इज द कॉज ऑफ ऑटिज्म। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मदर्स जो आती हैं वो गिल्ट में आती हैं, मैंने अपने बच्चे को शायद टाइम नहीं दिया मैम, शायद मैं अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रही थी, घर में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे इसलिए मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया है। जैसे कि शिफाली मैम ने कहा न्यूक्लियर फैमिलीज हैं इसीलिए शायद बच्चे को ऑटिज्म है। इट इज अ मिथ, ये धारणा जो है ये गलत है कि बैड पेरेंटिंग की वजह से बच्चे के अंदर ऑटिज्म के लक्षण आते हैं। नो पेरेंट इज अ बैड पेरेंट एंड बैड पेरेंटिंग कैन नेवर लीड टू ऑटिज्म। इट इज अ genetic condition which is prevalent in the child and most of the time this condition is manifested in the first 3 years of the growing years of the child. जो आठवीं धारणा है जो कि मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी, जो कि एक मिथ है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आवर इंडिविजुअल्स ऑन स्पेक्ट्रम रह जाती है, और वो ये है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट to include individuals on the spectrum in the educational system or where employment is concerned. कि भाई अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको स्कूल में लाना बड़ा ही मुश्किल है इंक्लूजन का। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को लेना आसान है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को लेना आसान है शायद, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटिज्म देयर इज अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन कि इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो अरे बड़ा डिफिकल्ट है वेयर एम्प्लॉयमेंट और वेयर इंक्लूजन इज कंसर्न। ये धारणा भी गलत है। कहीं ना कहीं जो बदलाव हमें लाना है वो हमारे सिस्टम में लाना है, हमारी मेथडोलॉजी में लाना है, और अगर हम वो बदलाव लेकर आते हैं हम बहुत आसानी से हमारे इंडिविजुअल्स ऑन द स्पेक्ट्रम को इंक्लूड कर सकते हैं इन द एजुकेशन सिस्टम एंड वेयर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कंसर्न। व्हेन आई टॉक अबाउट माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन आई टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे से बदलाव हैं जिनके द्वारा हम हमारे जो इंडिविजुअल्स, हमारे जो बच्चे हैं ऑन द स्पेक्ट्रम, उनको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा जो पहला है वो है टू बी एबल टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर सकें, हम एक ऐसा बदलाव ला सकें कि जो हमारे इंडिविजुअल्स ऑन स्पेक्ट्रम हैं दे फील एज इफ दे आर अ पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम। और वो बदलाव कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है, छोटी छोटी चीजें जैसे विजुअल स्टिमुलेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, बड़े बड़े चार्ट्स होना, उसके ऊपर डायग्राम्स बड़े बड़े बनाना, विजुअल क्यूज देना। अगर बच्चे को जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है तो उसका प्रॉपर चार्ट बना के एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स
ग्राफिक्स लगा के विजुअली उस बच्चे को अट्रैक्ट करके उसको सिखाने की कोशिश करना। और आजकल तो इस पैंडेमिक ने हमें टेक्नोलॉजी बहुत फ्रेंडली बना दिया है, और टेक्नोलॉजी इन अ वेरी बिग वे कैन हेल्प इन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम इन द रेगुलर मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। और जो आजकल यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग है, जिसके अंदर जो कि एजुकेशन में एक बदलाव लेके आने वाला है, जिसमें कि व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, वी टॉक अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ presenting our curriculum. We talk about different ways in assessing the child as per the strength of the child, कि हम जो सिखा रहे हैं उसको हम किस तरीके से ऐसे पेश करें कि बच्चा उसको सीख सके, समझ सके, चाहे वो ऑडियो विजुअल क्यूज के द्वारा है, चाहे वो एक्स्ट्रा स्मार्ट क्लासेस के द्वारा है, चाहे वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स उन बच्चों के सामने लाके करने के द्वारा है। और दोस्तों, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हम इन TLMs का इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये ऑडियो विजुअल क्यूज का इस्तेमाल करते हैं, दीज आर नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम। हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं वो भी इन सब चीजों से और अच्छे से सीखते हैं, और अच्छे से उनको, अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को ABCD सिखाते हैं तो हम सैंड प्लेट लाके बच्चों को उस सैंड प्लेट में ABCD बनाना शुरू करते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये ना केवल हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, बल्कि हमारे जो चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम है उनके लिए भी है, हमारे जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनके लिए भी है, हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए भी है, और जो रेगुलर बच्चे हैं उनको भी ब्लैक बोर्ड से लिखने से अच्छा अगर सैंड प्लेट के द्वारा हम सिखाते हैं तो वो भी और जल्दी से सीखते हैं। तो ये भी कहीं सोचना कि भाई अरे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ 1-2 बच्चों के लिए, ये भी गलत है। हम जो बदलाव अपने एजुकेशन मेथोडोलॉजी में लाते हैं वो बदलाव सभी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होते हैं। सो दीज आर सर्टेन वेज इन विच वी कैन create an atmosphere of communication where children on the spectrum are concerned, creating a visual classroom. That is what we say. When we use these visual tools, we give them choices. We give them choices to understand the curriculum. We give them choices to express themselves. And these are the certain changes that we can bring about. Besides that, when we talk about children on the spectrum, जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर उनके डेली रूटीन या उनके शेड्यूल में हम थोड़ा सा भी चेंज लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब हम जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, our instructions should be very small, very precise and to the point, and there should be a time limit to it. For example, a child on the spectrum, when we are making a schedule for that child, उस बच्चे को हमें उसको पता होना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है, वहां जाके उसको क्या काम करना है, वो काम उसे कितने टाइम में करना है और उसे कहाँ वापस आना है। तो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। ये छोटी सी मॉडिफिकेशन है, अगर हम अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में लाए उन बच्चों को समझ के, तो कहीं ना कहीं हम वो बदलाव ला सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये बच्चे सेंसरी स्टिमुलस के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। येलो कलर या ब्लू कलर, कुछ ऐसे कलर्स हो सकते हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके परेशान करें। Once you identify those colors, we should make sure that those colors are not there. Certain sounds, हो सकता है कि डेबल बजाने के साउंड से वो बहुत परेशान हो रहा है, so we should make sure that the others are also sensitized not to make those sounds when that child is there. So multi-sensory support के साथ हम बहुत ही आसानी से इन बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, और ये मल्टी सेंसरी सपोर्ट में विजुअल सपोर्ट, सेंसरी सपोर्ट, ऑडिटरी सपोर्ट, ये सभी इंक्लूड हो जाता है। सो कहीं ना कहीं अगर हम अपने कल्चर को चेंज करें, अगर हम कहीं ना कहीं अपने मेथोडोलॉजी को चेंज करें, तो दोस्तों क्या करेंगे हम, और क्या वो हमारा जो एम है, जो हमेशा कहते हैं हमारा एम क्या है कि हमें ऑटिज्म अलाइज बनाने हैं। हम ऑटिज्म जो हमारे ऑन द स्पेक्ट्रम जो है उन इंडिविजुअल्स के दोस्त हमें बनना है, और उन दोस्त को बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ऑटिज्म फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। और उस ऑटिज्म फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज जो है, वी हैव टू लीव आवर बायसेस एंड अजम्पशंस बिहाइंड। ये अजम्पशन रखना कि ओ दिस पर्सन हैज ऑटिज्म, तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा,
उन अजम्पशंस को हमें साइड में रखना है। और सबसे मोटी बात जो मैंने आपको पहले कही थी, दैट व्हेन यू हैव मेट वन पर्सन विद ऑटिज्म, यू हैव मेट ओनली वन पर्सन विद ऑटिज्म। ये हमें ध्यान रखना है, और अपनी जो धारणा है उसे इस बात पे बेस नहीं करना चाहिए कि अरे उसने ऐसे बिहेव करा तो ये भी ऐसे ही बिहेव करेगा। सो ये हमें नहीं करना है। तीसरा जो रास्ता है जिसके थ्रू हम अलाइज और फ्रेंड्स बना सकते हैं, वो ये है दैट वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर लैंग्वेज। हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत जो है अफेक्ट कर सकती है। इट शुड बी पॉजिटिव। व्हेन वी से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सो वो जो दो शब्द है ना, सफरिंग, डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो हम ले ही आए उसके अंदर। So, जो beautiful, it is called an autism spectrum condition. Spectrum is a beautiful rainbow. So that is why आपने देखा होगा पूरी इस talk के दौरान I was avoiding using the word autistic. These are individuals on the spectrum. It's a beautiful spectrum. So let us all be open-minded. Let us all be flexible. Let us all be ready to make those adaptations and create awareness so that our individuals on the spectrum have friends, have allies. And end में दोस्तों मैं यही बोलूंगी, rather than seeing people as categories, let us focus on the value that they give to the society, to the organization, instead of creating just one box for them. उनको categorize करके एक खाने में रखने से अच्छा है हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या वैल्यू देते हैं हमारे सिस्टम को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और हमारी सोसाइटी को। और दोस्तों आपसे मैं यही अनुरोध करूंगी कि इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर आवर फ्रेंड्स ऑन द स्पेक्ट्रम कैन जस्ट बी देमसेल्व्स and they can contribute to a larger good to the society. And with that, I will take your leave. Thank you so much, friends. Thank you so much for having me here.